Good morning, dear student. As you know that we are studying our sixth chapter, Molecular Basis of Inheritance. In our last lecture, we will discuss about the criteria of genetic material. Today's topic is RNA part. From foregoing discussion, an immediate question become evident, which is the first genetic material. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इस अर्थ में कौन सा था। क्या वो डीएनए था या फिर वो आरएनए था। इट शैल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन। इस बारे में हम बात करेंगे चैप्टर में। इसके बाद केमिकल एवोल्यूशन एक चैप्टर है आपका उसमें। बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स और फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या फैक्ट है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जो आरएनए है वो क्या है, वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। There is now enough evidence to suggest the essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolve around RNA। यहाँ पर ऐसी बहुत सी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं जो एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर अगर हम देखें कौन कौन सी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इसमें आती है मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst। वो एक जेनेटिक मटेरियल भी है आरएनए और एक क्या है, कैटलिस्ट भी है। देयर आर सम important biochemical reaction in living system that is catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzyme। यहाँ पर कुछ ऐसी भी ऐसी भी रिएक्शंस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में, जिनको कैटलिस्ट करने का काम कौन करते हैं, आरएनए कैटलिस्ट, ना कि प्रोटीन एंजाइम। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट was reactive and hence unstable। क्योंकि आरएनए का जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, वो अत्यधिक रिएक्टिव उसका नेचर होता है और इस वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से, तो शायद उसका इवोल्यूशन हुआ हो आरएनए से विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। और ऐसा किसकी वजह से, क्योंकि उसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। द डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और उसके पास क्या पाए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पाया जाता है। जैसा स्ट्रैंड उसका एक स्ट्रैंड होगा, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसका दूसरा स्ट्रैंड होता है। ठीक है। तो इस वजह से जो रजिस्टर हुआ हो कोई भी चेंज होने से इन्वायरमेंटल का कोई भी चेंज आसानी से हमारे डीएनए को अफेक्ट ना कर पाए, इसलिए भी वो इवॉल्व हो पाए। तो फर्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत, वो है रेप्लिकेशन। ठीक है। रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस है कि एक डीएनए सीक्वेंस से टू न्यू डीएनए सीक्वेंस का बनना। while processing of the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed the scheme for replication of DNA। क्या हुआ, जब
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो उसके जस्ट बाद ही डीएनए के रेप्लिकेशन की स्कीम भी दी गई। द पॉइंट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था? इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible coping mechanism for genetic material। जब हम इस बात को देखते हैं कि डीएनए की जो पेयरिंग है, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम इस बात से एस्केप नहीं हो सकते, या फिर इस बात को हम नोटिस ना करें तो गलत होगा कि जो डीएनए है उसमें क्या है, कॉपिंग मैकेनिज्म है, उसमें अपनी कॉपी बनाने की एक प्रॉपर्टी है। और ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सके, वो उसका अपनी सॉरी डीएनए का जब कॉपीज़ बनेंगी तो उन कॉपीज़ में भी वो जेनेटिक मटेरियल पहुंचेगा। ठीक है, इस बात को बोला गया जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स दिया तो उन्होंने ऐसा बोला। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड repeat and act as a template for the synthesis of new complementary strand। उन्होंने क्या बताया कि जो डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक टेम्पलेट के रूप में यूज़ होते हैं। टेम्पलेट हम ऐसे रीजन्स को बोल सकते हैं जहाँ पर भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी, उस रीजन को हमने टेम्पलेट बोला। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो फर्स्ट में सेपरेट होगा, एक दूसरे से अलग होगा, और एक ऐसा रीजन होगा उसके पास टेम्पलेट, जिससे क्या बन पाएंगे, नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन पाएंगे। आफ्टर द completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one new synthesized strand। देखो क्या होगा, जैसे एक डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है, तो सबसे पहले जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन की, तो ये जो स्ट्रैंड हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे। इसका फर्स्ट स्टेप भी ही यही है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है सेपरेशन वाला। इसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स क्या स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब इनमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो हर एक स्ट्रैंड जो है वो अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की एक चेन बनाएगा, और दो नए यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या बन पा रहे हैं, दो नए डबल हेलिक्स बन रहे हैं। और इन डबल हेलिक्स में हम देखें तो एक जो स्ट्रैंड है वो क्या है, वो पेरेंट से हमें मिला है। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने बताया है यहाँ पर कि जो द स्कीम सजेस्टेड है that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand after the completion of the replication। Each DNA molecule would have one parental। दोस्त जो नया रेप्लिकेशन के बाद जो नया हेलिक्स बन गया है डबल हेलिक्स, उसमें से क्या है, एक जो है वो पेरेंटियल है एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, और एक क्या है, एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है। कि एक जो है स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के बाद वो पेरेंट से मिला हुआ है और एक नया सिंथेसाइज हुआ है। तो इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बोला जाता है। अब इसके लिए भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली, it was shown first in Escherichia
coli and subsequently in higher organisms such as plant and human cells. Matthew Meselson and Franklin Steele performed the following experiment in 1958. तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया। एक थे मैथ्यू मैसेल्सन और एक थे फ्रैंकलिन सेल। ठीक है, इन्होंने 1956 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को दिया ई कोलाई में। अपने ऑब्जर्वेशन के बाद अपनी इन्होंने थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने क्या किया, दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। ठीक है, यहाँ पर N जो है वो 15 है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। जनरली अगर हम N का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, और 14 होता है। तो यहाँ पर 15 वाले हैवी आइसोटोप को लिया गया एंड द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। और कई जनरेशन्स तक ई कोलाई के लिए ये ही क्या था, N15 ही क्या था, ये वाला सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक मीडियम बनाया गया, मीडियम कल्चर मीडियम, और उसमें N15 को नाइट्रोजन के आइसोटोप को डाला गया और देखा गया कि काफ़ी जनरेशन तक केवल N15 वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप ही एस्टेरिचिया कोलाई की जनरेशंस को मिल पाए। द रिजल्ट वॉज दैट N15 was incorrupted into newly synthesized DNA as well as other nitrogen contains compounds. These heavy DNA molecules could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in the cesium chloride। और इसको अलग कैसे किया गया, जो हैवी डीएनए वाला है उसको अलग कैसे किया गया, सीजियम क्लोराइड जो होता है उससे सेंट्रीफ्यूग, उसके मीडियम में सेंट्रीफ्यूग किया गया तब। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली वो ये है कि जो N15 होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, और इसको सेपरेट किया जाता है N14 से बेस्ड ऑन दियर डेंसिटीज। उनकी डेंसिटीज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं इस बेसिस पे। तो इसके बाद जब अलग कर लिया गया है तो उसको क्या किया जाता है, देन दे ट्रांसफर टू द सेल इनटू द मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl and took samples at various definite time interval as the cell multiplies। क्या करते हैं, जब पहले तो हमने N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया, उसके बाद हमने N14 वाले जो मीडियम है उसमें ग्रो करवाया, उनकी जो कॉलोनीज हैं उनको मल्टीप्लाई होने दिया and exerted the DNA that remained as double-stranded helices। The various samples were separated independently in CSCl gradient। जो CSCl का ग्रेडियंट है उसमें हमने फिर उन सैंपल्स को उन जो एस्टेरिचिया कोलाई की जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं उनमें से हमने उन डीएनए को सेपरेट किया। ठीक है, जैसा आपको फिगर 6.7 में दिखाया गया है। कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रिफिकेशन फोर्स इज एंड थिंक व्हाई अ मल्टीपल molecule with higher mass density would sediment faster। the result are shown in figure 6.7। तो यहाँ पर 6.7 में आपको दिया गया है, क्या दिखाया गया है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फर्स्ट में जो हैवी डीएनए है या हैवी नाइट्रोजन है वो क्या हो रहा है, वो दोनों स्टैंड में चले जा रहे हैं। लेकिन 20 मिनट बाद जब उनमें जनरेशन हो रहा है, उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है और जनरेशन बन रही है, तो उसमें हमें दोनों टाइप के जो डीएनए है, हैवी डीएनए और लाइट डीएनए, वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। यानी कि N15 वाला भी हमें दिखाई दे रहा है और हमें N14 वाला भी डीएनए दिखाई दे रहा है। और अगर हम 40 मिनट की बात करें तो उसमें से जो 4 नए बन रहे हैं, ठीक है,
उनमें से दो तो ऐसे हैं जिनके पास दोनों नाइट्रोजन 14 वाले हैं, और जो दो ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों हैं। आगे उन्होंने क्या बताया था, द डीएनए दैट वाज exerted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divide into 20 minutes, क्योंकि जो E. coli होती है वो केवल 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए जब फर्स्ट में हमने N15 वाले जो जनरेशन थी उनको ट्रांसफ़र किया N14 के मीडियम में, तो आफ्टर 20 मिनट्स जब उनका स्टडी किया गया तो हमें पता चला हैड ए हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी। हमें एक हाइब्रिड डेंसिटी के बारे में पता चला जिसमें दोनों N14 और N15 वाले जो मीडियम के प्रेजेंट थे उनका एक हाइब्रिड डेंसिटी वाला बना। ठीक है, हाइब्रिड डेंसिटी वाले क्या बने, ऑफ स्प्रिंग्स बने, या जो डीएनए के सैंपल्स हमें मिले उसमें हाइब्रिड उनकी कंडीशंस मौजूद थी। द डीएनए एक्सर्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 minutes, second generation was composed of equal amount of the hybrid DNA and of light DNA। तो 40 मिनट बाद हमें क्या मिला, जो हाइब्रिड डीएनए था और जो लाइट डीएनए था उसका बिल्कुल सेम अमाउंट क्या है वहाँ पर प्रेजेंट है। इफ़ E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density DNA molecule? और अगर हम 80 मिनट तक उनके उनमें क्या देखें, उनको ग्रो होते हुए देखते रहें, यानी कि उनमें मल्टीप्लेक्सन की जो प्रोसेस है उसे देखें, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इस बारे में ज़रा आप मुझे बताएं। आगे, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली synthesized DNA in the chromosome were performed on वेसिका फेबा बीन्स में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया, रेडियो एक्टिव थायमीन को हमने क्या किया, इस वेसिका फाइबा जो फेबा बीन्स हैं उनमें ट्रांसमिट किया गया, और इसको हमने एक्सरे मेथड के द्वारा देखा। तो हमें पता चला, यानी कि साइंटिस्टों को पता चला, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, टेलर एंड कोलेगस, इन्होंने 1958 में ये बताया कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। द एक्सपेरिमेंट प्रूव द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, उन्होंने यही बताया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। अच्छा, अब आपको जरा आगे देखते हैं क्या है द मशीनरी एंड द एंजाइम, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, और कौन कौन से एंजाइम ऐसे हैं जिनका यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। एक सेट उनमें कैटलिस्ट का चाहिए होता है। द मेन एंजाइम इज रिफर्ड टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सबसे मेन जो एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, since it used as a DNA template to catalyst the polymerization of deoxynucleotide। सबसे पहले जिसका यूज़ किया जाता है काहे के लिए, डीएनए टेम्पलेट को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करने के लिए, ताकि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो सके किसके बीच में, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आए और वो टेम्पलेट डीएनए के साथ बाइंड हो सकें, इसके लिए इस एंजाइम की बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। These enzymes are highly efficient enzyme as they do have
to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in very short time. और ये जो एंजाइम है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इफ़ेक्टिव एंजाइम है, क्योंकि ये काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने का काम करता है जो डीएनए के टेम्पलेट हैं उनके साथ, ठीक है। E. coli that has only 4.62 into 10 की पावर 6 base pair, ठीक है, कंपेयर इन द ह्यूमन whose diploid contain is 6.6 into 10 की power 9 base pair completes the process of replication within 18 minutes. जो ई कोलाई है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को केवल 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि उसके पास बेस पेयर के अगर हम नंबर देखें वो काफ़ी कम है। 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर हैं उसके पास। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. और अगर हम देखें केवल 18 मिनट में वो अपने इतने सारे 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर को रेप्लिकेट कर ले रहा है। इसके दुगने नंबर ऑफ वो बेस पेयर बना ले रहा है। कौन बना ले रहा है? ई कोलाई। तो हम समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में कितने बेस पेयर बनने होंगे, लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बनने। Not only do the polymerization have to be fast, but also have the catalyst the reaction with high degree of accuracy. और इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा काम क्या है, ये जो भी रिएक्शन करवाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि कोई मिस्टेक ना हो पाए। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द एप्लीकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। और ऐसा अगर कोई मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन के दौरान तो इसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशंस के कॉजेस हमें दिखाई देते हैं। Furthermore, energetically reapplication is a very expensive process. Dehydroxyribonucleosides triphosphate serve dual process. जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं वो क्या करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंजाइम है इन एडिशन टू एडिंग द एज सबस्ट्रैक्ट। तो जो सबस्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उनको डीएनए से बाइंड करना, डीएनए के सिंगल हैंड स्ट्रैंड से बाइंड करना और डबल हेलिक्स को कंटिन्यू करना इसमें हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन अ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट। जो टू टर्मिनल जो फॉस्फोरस हैं या फॉस्फेट के जो ग्रुप्स हैं इसके किसके, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के, उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। सेम एज इन केस ऑफ एटीपी, ऐसा ही किसके केस में होता है, एटीपी के केस में भी होता है। तो ये चैप्टर का आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।